कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी थर्ड यानी कि बी फॉर्म 6 सेमेस्टर का। और यूनिट नंबर 1 में दो टॉपिक थे, यानी दो अलग अलग पोर्शन थे। ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें 5 चैप्टर थे, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक खत्म कर लिया है। आज स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी यानी ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी हमारे पेट से रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं, उनकी कौन सी बीमारियां होती हैं, उनमें कौन सी दवाई दी जाती है, कैसे उसको ठीक किया जाता है, इस पूरे चैप्टर में हम उसको सीखेंगे। तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 है और ओवरऑल चैप्टर नंबर 6 है। हम बात करेंगे एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में। तो एंटी अल्सर ड्रग को जानने से पहले दोस्तों हमें ये जानना होगा कि पहला टॉपिक है कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द पेप्टिक अल्सर। देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी दोस्तों कि हमारा जो ये पेट होता है, देखिए दोस्तों, ठीक है, ये जो हमारा पेट है, ठीक है, इसको समझिए। और पेट के नीचे जो हमारा जीआईटी है यानी इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारे पेट के अंदर एक रिलीज होता है, क्या, गैस्ट्रिक एसियल। ध्यान से समझिएगा, एक केमिकल रिलीज होता है पेट के अंदर जिसको गैस्ट्रिक एसियल कहते हैं। और ये रिलीज होता है, एक सेल की लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल। यानी हमारे पेट के लेयर में, पेट में एक लेयर पाई जाती है जिसको ऑक्जेंटिक सेल लेयर कहते हैं, जो क्या करता है, गैस्ट्रिक एसियल को रिलीज करता है। और ये गैस्ट्रिक एसियल बहुत ही ज्यादा, इसका पीएच 1 से लेकर 3 के बीच में, बेसिकली 2 से 3 के बीच में होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। मतलब दोस्तों इतना एसिडिक पीएच है कि अगर ये वाला पीएच हम बाहर निकाल के किसी के हाथ पे डाल दे तो उसकी स्किन जल जाएगी, इतना खतरनाक एसिडिक होता है, धुआं निकलेगा। ठीक है, आप जमीन में डाल देंगे तो पूरी की पूरी जमीन सफेद हो जाएगी, इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। तो ये अच्छा, दो सवाल हमारे मन में आते हैं। जब इतना खतरनाक एसिड है, हमारे पेट के अंदर है, और अगर हम स्किन में डाल दे बाहर तो जल जाते हैं, और पेट का अंदर तो और भी सॉफ्ट स्किन है, अंदर क्यों नहीं जल रहा है। दूसरा सवाल आता है, अबे इसका काम क्या है भाई, क्यों इसके अंदर भर के रखा है, हे भगवान क्या बना दिया तुमने ये सब। दोनों सवाल का जवाब सुनिए। पहले जवाब सुनिए कि क्यों जरूरी है। देखिए, हमारा जो इंसान है, हम जो है, आज हम थोड़े सुधर गए हैं। चाइना वाइना में आज भी नहीं सुधरे हैं, वहां पे कुछ भी खा लेते हैं। पहले जो हमारे पूर्वज थे वो जानवर खा लेते थे, पेड़ पौधा खा लेते थे बिना पकाए, जानवर मार के खा लिया, शिकार करके खा लिया, छाल खा लिया, पत्ता खा लिया, कुछ भी खा लिया। अब थोड़ा सा जब सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, हम डेवलप हुए, तो आज हम ऐसे हैं। लेकिन चाइना वगैरह में जाओ तो आज भी कुछ भी खा लेते हैं, मछली उछली मेढक वेढक ऐसे पकड़ खा लेते हैं, छीराम हैराम रे। तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब वो खाना जाएगा तो खाना पचना चाहिए। तो उसके लिए हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम बनाया गया है, जो ये उबलता हुआ खौलता हुआ एसियल यानी कि बहुत खतरनाक एसिड होता है। जैसे ही खाना हमारे पेट के अंदर आता है, एसिड इतना जलता हुआ होता है कि उस खाने को पका देता है, यानी उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है, तोड़ देता है, और आसानी से खाना पच जाता है। हमारे आयुर्वेद में इसको जठर अग्नि कहा गया है। जठर अग्नि मतलब पेट के अंदर अग्नि जलती रहती है, जैसे कोई खाना पहुंचता अग्नि जलने लगती है, खाने को पचाती है। और ये हम लोग अगर बात करें थोड़ा सा अपने साइंस में, तो इसको गैस्ट्रिक एसियल या पेप्टिक एल्सियल भी कहते हैं। तो दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जरूरी है। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि अगर इतना खतरनाक एसिड हमारे शरीर के बाहर पड़ने पर हमारा शरीर जल जाता है, तो अंदर क्यों नहीं जल रहा है। कभी आपने सोचा होगा, क्योंकि आपने उल्टी की होगी, अचानक से आपने बहुत ज्यादा वोमिटिंग किया, तो आप देखते हैं जिस जमीन पर आपने वोमिटिंग किया है, अगर उसको 5-10 मिनट तक उसको ना धुला जाए, अब थोड़ी देर बाद आप धुलते हैं तो देखते हैं वहां पे सफेद सफेद निशान बन जाता है। क्यों, वो एसिड का निशान है। आपका पूरा गला जलने लगता है, ये जब ट्रैक से बाहर आता है तो पूरा जलता है, आपको कुल्ला उल्ला करते हैं, जलन होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जब उल्टी करते हैं तो इसके अंदर का जो एसियल है, एसिड है, उसकी कुछ मात्रा में वो बाहर निकल आती है, और जिस रूट से बाहर आता है वो जलने लगता है, और जमीन भी सफेद हो जाती है। तो जवाब ये है कि क्यों ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं जलता। तो जी हाँ, इसके ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है स्किन की, और एक मोटी सी लेयर पाई जाती है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूकस लेयर। क्या बोलते हैं, म्यूकस लेयर। और ये जो म्यूकस लेयर है, इस म्यूकस लेयर को रिलीज करने के लिए यहाँ पे जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसको म्यूकस सेल या गॉबलेट सेल कहते हैं। ध्यान से इस बात को समझिएगा,
गॉबलेट सेल कहते हैं। यानी ऑक्जेंटिक सेल का काम एसीएल रिलीज करना और गॉबलेट सेल का काम है म्यूकस रिलीज करना। अब आप इसको इस तरह समझिए कि एक आप कांच का ग्लास ले लीजिए, उस कांच के ग्लास में आप एसिड डाल देंगे और एसिड वापस पलटेंगे तो देखेंगे कांच की पूरी जो ग्लास है उसकी लेयर वो सफेद हो जाएगी, जल जाएगी। लेकिन उसी की कांच के ग्लास में एक वैसलीन लीजिए और वैसलीन को चारों तरफ से एक मोटी लेयर लगा दीजिए, फिर आप डालिए एसिड, तो आप क्या देखेंगे कि वो जो कांच की ग्लास है वो जलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो वैसलीन की लेयर है वो उस एसिड को कांच के दीवार को टच करने से रोकेगी। एग्जैक्टली द सेम थिंग यहाँ पे है कि जो ये म्यूकस की लेयर हमारे बॉडी के यानी पेट के चारों तरफ, इंटेस्टाइन के चारों तरफ है, ये इस एसिड को यहाँ पे छूने से मना कर देती है। इसलिए इतना खतरनाक एसिड होने के बावजूद ये एसिड हमारे स्टमक वॉल को टच नहीं कर पाता है। और जब स्टमक वॉल को टच नहीं कर पाता है तो हमको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है और सारा कार्यक्रम चलता रहता है। तो सोचो कितना खतरनाक और कितना बेहतरीन कॉम्प्लेक्स शरीर बनाया है ऊपर वाले ने, कि कुछ सब कुछ दिया है, एसिड भी दिया है, म्यूकस भी दिया है और ये कार्यक्रम चलता रहता है। दिक्कत आती है कि पेप्टिक अल्सर होता कैसे है, पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए दोस्तों कि किसी भी कारण से कहीं पर भी आपकी म्यूकस की लेयर मान लीजिए थोड़ी दूर पे कट जाए या खत्म हो जाए या डिसॉल्व हो जाए। अब ये जो म्यूकस की लेयर यहां से इरोज हो गई है, इरोजन हो गया है यानी कि कट गई है, छिल गई है, तो अब ये जो आपका अंदर एचसीएल भरा हुआ है वो डायरेक्ट जाके आपके स्टमक के वॉल को टच करेगा। आय हाय हाय क्या पेन होगा, कभी इमेजिन करिए जिसको पेप्टिक अल्सर हुआ उससे पूछिए कि जब ये एसिड, इतना खतरनाक एसिड आपके स्टमक वॉल को टच करता होगा तो बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। ठीक है, अक्सर खाना खाने के बाद ये पेन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारे पेट में जठर अग्नि जलने लगती है, यानी एचसीएल का सिक्रीशन बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ता है एचसीएल सिक्रीशन? क्योंकि हमें इस खाने को डाइजेस्ट करना है। तो उसी समय और ज्यादा अमाउंट जब बढ़ता है तो ये दीवार को टच करता है, स्टमक वॉल को, और वो बहुत तेज सीवियर पेन करता है। इसी बीमारी को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब पेप्टिक अल्सर को हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं आसान लैंग्वेज में। हम कह सकते हैं कि इन आवर स्टमक एंड इंटेस्टाइन एरिया देयर इज म्यूकस लेयर इज प्रेजेंट व्हिच प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक एचसीएल to touch the stomach wall, but at any condition when there is a erosion of mucus layer या disintegration of mucus layer at any place, then the gastric HCl directly touch the stomach wall and it causes the severe kind of pain. This is called peptic ulcer. ठीक है, तो ये दोस्तों आपको पेप्टिक अल्सर के बारे में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि कॉज क्या है, पेप्टिक अल्सर होता क्यों है। तो पेप्टिक अल्सर दोस्तों दो कारण से होता है, दोनों कारणों को हम समझेंगे। पहला कारण है इम्बैलेंस, तो डालिएगा हेडिंग पेप्टिक अल्सर का कॉज। अब पहला हेडिंग है इम्बैलेंस। देखिए हमारे पास भगवान ने दो चीजें दी हैं, एक ऑक्जेंटिक सेल दिया है, ये भी जरूरी है, अगर एचसीएल नहीं निकलेगा तो खाना नहीं पचेगा, और दूसरा म्यूकस लेयर दिया है ताकि एचसीएल हमारे पेट को टच ना कर सके, स्टमक वॉल को। तो ये जो ऑक्जेंटिक सेल है इसको हम कहते हैं अग्रेसिव फैक्टर। अग्रेसिव मतलब गुस्सा, क्रोध, यानी कि ये कॉज करता है दिक्कत, तो दिस इज कॉल्ड अग्रेसिव फैक्टर, ये होना भी जरूरी है। और दूसरा वाला जो गॉबलेट सेल है जो ये म्यूकस लेयर रिलीज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिंग फैक्टर। प्रोटेक्टिंग फैक्टर एक बचाने वाला फैक्टर है, एक मारने वाला फैक्टर है। किसी इंसान के अंदर दोनों नेचर होना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा एग्रेसिव होना भी जरूरी है, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होना भी जरूरी है, जहां पे माहौल जैसा लगे आपको उस हिसाब से ढल जाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं दो प्रकार के फैक्टर है, अग्रेसिव फैक्टर और प्रोटेक्टिव फैक्टर। अग्रेसिव फैक्टर इज जो ऑब्जेक्टिव सेल जो म्यूकस एचसीएल रिलीज करता है, और दूसरा आता है प्रोटेक्टिंग फैक्टर जो क्या करता है आपका म्यूकस रिलीज करता है, जो बचाता है। तो दोनों का भगवान ने बैलेंस बना के रखा है हमारे जीवन में। लेकिन अगर किसी कारण से ये इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस मतलब क्या, म्यूकस वाला प्रोटेक्टिंग फैक्टर कम हो जाए और जो अग्रेसिव फैक्टर है वो ज्यादा हो जाए और प्रोटेक्टिंग फैक्टर कम हो जाए, तो उस कंडीशन में म्यूकस की लेयर पतली होती जाएगी और एचसीएल की मात्रा बढ़ती जाएगी, और आपको पता है फिर यही होने वाला है पेप्टिक अल्सर, ये पहला कॉज है। अब दूसरी बात, ये इम्बैलेंस होता क्यों है? कई रीजन होते हैं। पहला हमारा थॉट प्रोसेस, अगर हम
बहुत चिंता में हैं, हम बहुत तनाव में हैं, हम बहुत दुख में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हम खुश नहीं हैं, हम प्यार में धोखा खा चुके हैं, हमारा रिजल्ट खराब आ गया है, हमने किसी बिजनेस में हम फ्लॉप हो गए हैं, हमारी फलाने का कहीं और अफेयर चल रहा है, तो हम इस बात से बड़े दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, और उस केस में इसका इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। हम अगर खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो उस केस में इसकी दिक्कत नहीं होती है। दूसरा कारण हमारी फूड हैबिट, हम बहुत तीखा, बहुत चटपटा, बहुत मसालेदार खाते हैं, चाट, फुल्की, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, डोसा, ये सब खा रहे हैं। हम सैलेड वगैरह नहीं खाते, हम हरी फल फूल नहीं खाते, हमारा जो खाने का हैबिट है वो भी इम्बैलेंस है। कभी सुबह आज हम 8 बजे खाना खाए तो कल 10 बजे खाए, परसों 12 बजे खाए, फिर सुबह अगले दिन 7 ही बजे खा लिया। मतलब एक कोई खाने का पैटर्न फिक्स नहीं है, क्योंकि जब हमारे बॉडी का पैटर्न फिक्स होता है तो एचसीएल के रिलीज होने का पैटर्न भी फिक्स हो जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक है। लेकिन अगर हम आगे पीछे करके खा रहे हैं तो ये बहुत दिक्कतें करता है। तो ये बॉडी की हैबिट, फूड लिविंग हैबिट और इस कारण से इम्बैलेंस होता है। तो कॉज में पहला पॉइंट लिखेंगे कि देयर आर टू फैक्टर्स, aggressive factor and protecting factor. Aggressive factor release the HCl and protecting factor release the mucus, which is imbalance in for the human healthy body. But at any reason for psychosis, aggression, depression, ठीक है, and very poor या very bad lifestyle, when the imbalance between the protective and aggressive factor occurs, then it causes the पेप्टिक अल्सर। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है दोस्तों हेलिकोबैक्टर पायरोली। ये एक बैक्टीरिया है जिसको पाया गया है कि पेप्टिक अल्सर होने का 65 से 70% कारण यही होता है। हेलिकोबैक्टर पायरोली यानी एच पायरोली एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे पेट के अंदर जाके हमारे म्यूकस लेयर को खाना शुरू कर देता है, नष्ट कर देना शुरू कर देता है। और जब धीरे धीरे हमारे म्यूकस लेयर खुरुच के खत्म कर देगा तो ये दिक्कत हमको शुरू हो जाएगी। द सेकेंड कॉज ऑफ द पेप्टिक अल्सर इज द बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पायरोली। इट कॉजेज 65 to 70% ऑफ द पेप्टिक अल्सर। ये दो कारण हम लोगों ने यहाँ पे दोस्तों समझ लिया। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कि रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, यानी हमारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड है यानी जो HCl है, इसका सिक्रीशन कौन रेगुलेट करता है, कैसे रेगुलेट होता है, क्योंकि इसी का इम्बैलेंस हमको पेप्टिक अल्सर कॉज कर रहा है। अगर इसके रेगुलेशन को हम समझ लेंगे तो हम ड्रग का मैकेनिज्म भी समझ जाएंगे, क्लासिफिकेशन भी समझ जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके रेगुलेशन की। तो रेगुलेशन को समझने से पहले आपको कुछ बातें समझनी है कि ये एक स्ट्रक्चर है हमारे इंटेस्टाइन की लेयर, यानी हमारे स्टमक, ये हमारा पेट समझ लीजिए, ये हमारा स्टमक है, उसके स्टमक, ये जो हम देख रहे हैं स्टमक के स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर को हमने कुछ इस तरह से दिखाया है, यानी उसके स्टमक वॉल के स्ट्रक्चर को, ल्यूमेन्स के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। आपको मोटा मोटा एक बात समझना है, पहले स्ट्रक्चर आपके सामने नजर में दिख रहा है, आपको मोटा मोटा क्या समझना है कि जितना ज्यादा H प्लस यानी HCl यहां से निकलेगा, देखो ये H प्लस का मतलब हो गया HCl, जितना ज्यादा HCl वहां से निकलेगा उतना ही ज्यादा पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसका ये HCl निकलना कौन कौन कारण से होता है, तो देखिए हमारे जो ये स्टमक वॉल है इसमें 4-5 प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं और सारे रिसेप्टर अपना अपना कुछ अलग अलग काम करते हैं और उन्हीं रिसेप्टर्स की वजह से हमारे बॉडी में ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहले देख लेते हैं रिसेप्टर कौन कौन से हैं। देखिए एक रिसेप्टर पाया जाता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर, पहले देख लो कौन कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो इस पर लिखिएगा, पहला है एक कोलिनर्जिक रिसेप्टर M3, और कोलिनर्जिक का कौन सा, मस्करेनिक का टाइप 3 M3 रिसेप्टर पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है हिस्टामिन रिसेप्टर पाया जाता है H2, तीसरा यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर पाया जाता है EP3, और क्या है यहाँ पे एक पाया जाता है आपका GCK2 गैस्ट्रिन कैटाकोलामिन रिसेप्टर, एक रिसेप्टर ये है। और ये 4-5 रिसेप्टर है और कुछ पंप है, पोटेशियम पंप, क्लोराइड पंप और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। ये सब अलग अलग कारण हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके गैस्ट्रिक HCl के मूवमेंट को। तो पहले इसको समझ लेते हैं कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पेट के अंदर एक पाया जाता है प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप ये समझिए कि एक टुल्लू है, जब वो पंप चलेगा तो पानी निकलेगा और पंप बंद हो जाएगा तो पानी निकलना बंद। तो वो पंप का काम क्या है, एसिड निकालना। जैसे ही प्रोटॉन पंप चालू होता है ये पोटेशियम आयन अंदर खींचता है, हाइड्रोजन आयन बाहर खोलता है और बॉडी के अंदर HCl की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है। तो प्रोटॉन पंप जितना ज्यादा चलेगा
उतना ज्यादा HCl का सिक्रीशन होगा। अब ये प्रोटॉन पंप किससे किससे रेगुलेट होता है उसको समझेंगे बारी बारी, लेकिन अभी आप लिखेंगे कैसे, तो हेडिंग है आपकी रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। इसमें क्या लिखेंगे आप लोग कि द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय द वेरियस फैक्टर्स, बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटॉन पंप, ठीक है। व्हेन द प्रोटॉन पंप रन्स दे रिलीज द गैस्ट्रिक HCl मोर एंड मोर अमाउंट एंड दीस प्रोटॉन पंप्स आर रेगुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिसेप्टर्स एंड फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। कैसे काम करते हैं, पहला टाइप देखते हैं। पहला है कि जैसे ही हमारे सामने भोजन आता है, हम भोजन को छूते हैं या भोजन को खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही भोजन हमारे सामने आता है या हम भोजन के बारे में सोचते हैं, भूख लगी है, अब आप खाना के बारे में सोच रहे हो कि यार ये मिल जाए, मुर्गा मिल जाए, मसाला मिल जाए, चिकन मिल जाए, तंदूरी मिल जाए, बटर मिल जाए, तो सोच रहे हो। तो जैसे ही आप भोजन को देखते हैं या सोचते हैं, हम एक गैस्ट्रिन एंजाइम यानी एक गैस्ट्रिन केमिकल रिलीज होना हमारे पेट में शुरू हो जाता है। और वो गैस्ट्रिन जैसे ही रिलीज होता है, वो गैस्ट्रिन हमारे ये आपके गैस्ट्रिन कैटाकोलामिन रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है, जो कहां पाया जाता है, हमारे स्टमक वॉल में। और जैसे ही गैस्ट्रिन कैटाकोलामिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये क्या करता है, प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कर देता है और HCl निकलना शुरू हो जाता है। ये पहला कारण है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जैसे ही, देखो एक चीज समझिए, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि खाने हमेशा हाथ से खाइए, नई जनरेशन है चम्मच से खाती है। खाना हाथ से खाने पे क्या होता है, जैसे हम अपने हाथों से टच करते हैं, हमारी सेंसेस चालू होते हैं और हमारे पेट में ये वाला सिस्टम शुरू हो जाता है। हाथ खाने को टच किया, गैस्ट्रिन रिलीज हुआ, इस रिसेप्टर से बाइंड किया और इसने प्रोटॉन पंप को चालू किया और HCl बनना शुरू हो गया, तो खाना अच्छे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन हम खाना केवल सोच रहे हैं, खा नहीं रहे, सोच रहे हैं। और इसमें मैंने कहा आपसे कि खाना आप रोज 9 बजे खाते हैं, अब आपके पेट का सिस्टम है कि वो 9 बजे गैस्ट्रिन रिलीज करेगा, गैस्ट्रिन इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा और खाना प्रोटॉन पंप रिलीज हो जाएगा और HCl बनने लगेगा। आज आप खाना 9 बजे नहीं खाए, आप 11-10 बजे खाए, तो एक बार 9 बजे खाना रिलीज हो चुका, HCl आपका जो सिस्टम फिट है वो रिलीज हो चुका, भले आप खाना खाए या ना खाए। और जब खाना यहाँ नहीं है और HCl बन गया तो आपको नुकसान ही तो करेगा, एसिडिटी कॉज करेगा, दिक्कत कॉज करेगा। उसी तरह से खाने का पैटर्न, आपने कभी आगे खाया कभी पीछे खाया, ये सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेगा कि व्हेन वी टच या imagine about the food, then the gastrin is released from in our body and this gastrin is bind with the GCK2 receptor, gastrin catecholamin receptor, and this GCK2 receptor activate the proton pump and the release of HCl started। पहला पॉइंट यहां से आपको देखना, बारी बारी 8-10 पॉइंट लिखने हैं। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, जैसे ही हमारे खाने के बारे में हम सोचते हैं, या तो हमने खाना खाया या देखा, खाने के बारे में सोचते हैं, तो हमारा जो नर्व है वैगस, आपको पता है 12 पेयर नर्व होती हैं, उसमें से जो वैगस नर्व है वो वैगस नर्व एक्टिवेट होती है। और जब वो वैगस नर्व एक्टिवेट होती है तो वो क्या करती है, वो एसिटिल कोलिन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, एसिटिल कोलिन, यानी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। और वो एसिटिल कोलिन क्या करता है, कोलिन जाके आपके M3 रिसेप्टर को बाइंड करता है। M3 मतलब मस्करेनिक रिसेप्टर, वो भी कहां पाया जाता है, स्टमक वॉल पे। और जैसे ही M3 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, वो कैल्शियम आयन रिलीज करता है और कैल्शियम आयन के कारण प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हो जाता है और HCl निकलना शुरू हो जाता है। यानी मैं बता रहा हूं किस किस कारण से HCl निकलता है, तो ये सारे कारण किसके हैं, आपके पेप्टिक अल्सर के। तो इसमें क्या लिखेंगे सेकंड पॉइंट में, when a human imagine about the food, then the vagus nerve becomes activated and it release the cholinergic drugs या acetylcholine, and this acetylcholine bind with the muscarinic 3 receptor, M3 receptor, which is present in the stomach wall, and it causes the efflux of calcium ion या release of calcium ion, and this activate the proton pump, so the gastric HCl release is started। ठीक है, बारी बारी समझो, बहुत इजी है, ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट समझते हैं, अगर हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं हिस्टामिन सेल्स, आपको पता है मास्ट सेल्स होते हैं, एंटेरोक्रोमैटिन सेल्स होते हैं, तो वो मास्ट सेल अगर हमने बॉडी में कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, हमने कुछ अंडबंड खा लिया, गलत खा लिया, खाना खराब खाना खा लिया, बहुत तीखा मसालेदार खा लिया, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होता है, ये हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से बाइंड करता है। आपने हिस्टामिन पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, H1 H2 H3 H4 रिसेप्टर पढ़ा था। तो H2 रिसेप्टर कहां पाया जाता है, हमारे गैस्ट्रिक में, यानी हमारे पेट में।
और जैसे ही हिस्टामिन हमारे पेट वाले रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये तुरंत साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, सीएएमपी का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। और जैसे ही सीएएमपी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कर देगा, और जैसे ही प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा दोस्तों, ऑटोमेटिक एचसीएल का रिलीज बढ़ जाएगा। तो चौथा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि व्हेन एनी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन या फिर फॉर एनी इन्फ्लेमेशन रीजन, व्हेन हिस्टामिन सेल इज रिलीज्ड फ्रॉम द मास्ट सेल and enterochromaffin cell, then it bind with the H2 receptor which is present on the stomach wall, and it causes it and it release the cyclic AMP, and this causes the stimulation of proton pump and which start the release of hydrochloric acid. Clear? अगला पॉइंट देखते हैं। उसी तरह से जैसे ये था, उसी तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन होता है PGE2। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा तो वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा EP3 रिसेप्टर से, और ये क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है, ये उल्टा काम करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज होना कुछ हद तक ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ एक पॉइंट और डिस्कस करना है। हमारे बॉडी में पाया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, जो हमारे पेट के अंदर H2O और CO2 है, पेट के अंदर वाटर भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो वो H2O और CO2 को बदला देता है किसमें, H2CO3 कार्बोनिक एसिड में। यानी नॉर्मल कंडीशन में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड था, कोई दिक्कत नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज CaSE मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एक्टिवेट हो गया, इसने H2CO3 बनाना शुरू कर दिया, और ये H2CO3 किसमें टूटेगा, H+ HCO3-, और जैसे ही H+ बनेगा, ये क्या करेगा, HCl के रिलीज को बढ़ा देगा और दिक्कत फिर से बढ़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द रिलीज ऑफ एसिड। ठीक है, फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज causes the conversion of water and carbon dioxide into carbonic acid. This carbonic acid dissociate into the water, H+ and HCO3- carbonate ion and hydrogen ion, and this proton ion causes the release of HCl. ठीक है, ये इतने सारे कारण हैं दोस्तों कि कैसे रेगुलेशन होता है। ये एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। ये जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पूरी मेहनत की आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की। अब हम क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो कैसे कर सकते हैं यार, एक ही तरीका है, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दे दो, जब ये इनहिबिटर दोगे तो ये इनहिबिट हो जाएगा, तो नहीं होगा। दूसरा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे दो तो इसको ब्लॉक कर देगा, तब भी एसिड नहीं निकलेगा। दूसरा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दे दो, ये हो जाएगा। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग दे दो। ये सब अलग अलग तरीके से दे करके हम किसी भी तरीके से गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को हम स्टॉप कर सकते हैं। चलिए हम इसका अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं आपके सामने। चलिए देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन हम लोग, कि क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, यानी कैसे हम अल्सर के खिलाफ दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बात हो रही है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स। तो डालिए हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग। तो क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, 4 कैटेगरी की दवाई हम दे सकते हैं। पहला, अगर एसिड का रिलीज जिस कारण से बढ़ रहा है उसको रोक दे, तो यानी पहला क्लासिफिकेशन है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स, यानी जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन हो रहा है उसको इनहिबिट करना है, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर। दूसरा तरीका है कि जो गैस्ट्रिक एसिड बन चुका है उसको न्यूट्रलाइज करो, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस दे देंगे, ऑटोमेटिक सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो दूसरा हेडिंग है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर। तीसरा तरीका है कि जो घाव बने हुए, मैंने कहा जो घाव बन गए हैं, जो अल्सर बन गया है, अगर उसको किसी तरह से भर दिया जाए, किसी तरह से वहां कुछ भर दिया जाए, वो लेयर जो कट गई है वो फिर से भर दी जाए, तो वो हो जाएगा। तो तीसरा क्लासिफिकेशन है अल्सर प्रोटेक्टिव का। और चौथा है कि अगर जो बैक्टीरिया है H. पाइलोरी उसके कारण हो रहा है, तो अगर हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर ले तो बैक्टीरिया मर जाएगा और दिक्कत खत्म हो जाएगी। यानी 4 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं क्लासिफिकेशन को, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर, गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, तीसरा अल्सर प्रोटेक्टिव, एंड द लास्ट वन इज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, चलो बारी बारी से सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स में पहला क्लास है H2 एंटीहिस्टामिनिक्स, जो क्या करेगा, जो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। जब H2 को ब्लॉक करेगा तो सारा प्रोटॉन पंप नहीं निकलेगा। तो इसका एग्जांपल है क्या, साइमारानी बहुत फेमस है, रसगुल्ला ले लो, यानी कि साइमेटिडीन, रैनिटिडीन, फोमेटिडीन, रोसेलेटिडीन और लोफुटिडीन। ओके, आई रिपीट अगेन, साइमेटिडीन, रैनिटिडीन, फोमेटिडीन, रोसुलुटिडीन एंड लोफुटिडीन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जूम करके देखिएगा, आपको क्लियर दिखेगा। दूसरा है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यानी कि जो ये प्रोटॉन पंप है यही तो पूरी कहानी की जड़ है, कुछ भी कारण से यही चल रहा है। अगर हम इस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर दे तो HCl का हम सिक्रीशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन कौन सी दवाइयां होती हैं, ओमेप्राजोल,
एस्मोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेसोम्प्राजोल, रबिप्राजोल और इलाप्राजोल। जितने भी जोल वाले, झोल मोल वाले जो दवाइयां हैं, सारे जोल याद कर लेना। ओसिड आपने दिखाया होगा, पैन 40 खाया होगा, रेमका डीएसआर खाया होगा, मार्केट में बहुत ये दवाई कॉमन, हर डॉक्टर, पूरे भारत में सबसे अधिक दवाई कौन बिकती है? पीपीआई। क्यों बिकती है? क्योंकि हर दवा के साथ आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कुछ भी बीमारी का इलाज करेगा वो साथ में पीपीआई जरूर देता है, ताकि आपके पेट में एसिड का सिक्रीशन, क्योंकि इतने सारे रिसेप्टर्स होते हैं किसी न किसी कारण से वो काम कर ही जाएगा, इसलिए पीपीआई देते हैं ताकि एसिड का सिक्रीशन रुका रहे। ओमिप्राजोल, एस्मोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल एंड लेप्राजोल। ठीक है, अगला है एंटीकोलिनर्जिक। मैंने कहा है रिसेप्टर होता है, ये भी काम करेगा। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कौन सा है? पिप्राजिपिन, प्रोपैंथेलिन और ऑक्सीफेनोरियम। ओके, आई रिपीट अगेन, पिप्राजिपिन, प्रोपैंथेलिन और ऑक्सीफेनोरियम। अगला है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। मैंने कहा ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग क्या करता है? प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है। तो इसका एनालॉग क्या है? मीसोप्रोस्टॉल। ये बहुत अच्छी ड्रग है, एकदम इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड मीसोप्रोस्टॉल। अब हम बात करते हैं, अगर गैस्ट्रिक एसिड बन गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो दूसरी हेडिंग है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर। अब न्यूट्रलाइजर के लिए हमको क्या देना? बेस देना। क्लियर है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस देंगे। और बेस दो प्रकार के होते हैं, सिस्टेमिक होंगे और नॉन सिस्टेमिक। एक तो जिसको आप सिरप के फॉर्म में पिलाएंगे, टैबलेट खिलाएंगे, डाइजिन वगैरह खाते हो, टैबलेट खिलाएंगे तो वो क्या है? नॉन सिस्टेमिक। और एक जब हम इंजेक्शन देते हैं या आईवी इन्फ्यूजन देते हैं तो वो सिस्टेमिक है। तो सिस्टेमिक इन्फ्यूजन दो होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। इसके इंजेक्शंस लगते हैं और ये क्या होते हैं? इसके फ्लूइड दिए जाते हैं। तो ये सिस्टेमिक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, और दोनों ही बेस है, आपको पता है। नॉन सिस्टेमिक, इसमें कौन कौन से देते हैं? जिसका सिरप बनता है, कभी आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिया होगा, डाइजिन सिरप पिया होगा, एंटासिड पिया होगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पहला एग्जांपल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट दूसरा एग्जांपल, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तीसरा एग्जांपल और कैल्शियम कार्बोनेट चौथा एग्जांपल। ये चार एग्जांपल हैं जो बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं नॉन सिस्टेमिक तरीके से। तीसरा है अल्सर प्रोटेक्टिव, यानी अगर यहाँ पे कहीं घाव बन गया है, कहीं पे घाव बन गया है ये इस तरह से, तो हम इसमें कुछ ऐसा केमिकल भर दें जो इस घाव को भरने का काम करे। दिस इज कॉल्ड अल्सर प्रोटेक्टिव। तो इसमें बेसिकली दो आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सिरप के फॉर्म में आते हैं। एक सुक्राल्फेट सिरप आता है, सुक्राल्फेट, और दूसरा है कोलाइडल बिस्मथ सब ट्राई सिट्रेट। ओके, आई रिपीट, कोलाइडल बिस्मथ सब सिट्रेट, ये दूसरा एग्जांपल है, लिख लीजिएगा। एंड द लास्ट वन एंटीबायोटिक। अगर एच पायरोली से हो रहा है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं। वो एंटीबायोटिक बहुत कॉमन से हैं, एमॉक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन। इस 5 एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आई रिपीट, एमॉक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन। ये हो गया दोस्तों पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। लेक्चर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा तो जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में करके। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके सामने लेकर आते हैं इन सभी ड्रग्स की फार्माकोलॉजी के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।